डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग इससे पहले मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अध्ययन किया और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद जो भी निष्कर्ष निकाला उनके बारे में अध्ययन किया। जैसे आनुवंशिक कारक है, जेनेटिक फैक्टर, और दूसरा जो है निष्कर्ष निकाला डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, और तीसरा जो निष्कर्ष निकाला वो सेग्रीगेशन है। इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगली टॉपिक जो होगा आनुवंशिकी की परिभाषिक शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है, उसी तरह जेनेटिक्स की भी एक टर्मिनोलॉजी है। जब तक इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे के टॉपिक भी आप लोग को क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इन्हीं में पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है एलिलोमॉर्फ्स, या इसको एलील्स कहते हैं। एलिलोमॉर्फ्स या एलील्स कहते हैं। एलिलोमॉर्फ शब्द का उपयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में किया। एलिलोमॉर्फ अथवा एलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया। बेटसन के अनुसार जो भी जीव होता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के जो भी तुलनात्मक रूप होते हैं वो एलिलोमॉर्फ अथवा एलील कहलाते हैं। एक बार और बताएंगे। बेटसन के अनुसार जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों को एलिलोमॉर्फ अथवा एलील्स कहते हैं। ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों ने यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस डिफिनीशन में फिर बाद में परिवर्तन किए। ठीक है, एलिलोमॉर्फ दूसरा चीज होता है और एलील्स दूसरा होता है, लेकिन बेटसन ने दोनों को सेम मान लिया। ठीक है, वर्तमान में या आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूप जो होते हैं उनको हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं, और इनके जीन जो होते हैं उन जीन को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों के जो तुलनात्मक रूप होते हैं उन्हें हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं, और इनके जीन्स को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये टाल है और ये ड्वार्फ है। तो टाल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी जीन लिखा जाता है अथवा कारक लिखा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि जो टालनेस है, यह टालनेस ड्वार्फनेस के लिए एलिलोमॉर्फ कहलाएगा, या ड्वार्फनेस जो है यह टाल के लिए क्या कहलाएगा, एलिलोमॉर्फ कहलाएगा। लेकिन इसके जो जीन है, जीन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एलील्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलील्स कहलाएगा, एक दूसरे के एलील्स कहलाएगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला टर्मिनोलॉजी। दूसरा टर्मिनोलॉजी देखेंगे। दूसरा क्या है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। दूसरा क्या है, फिनोटाइप एंड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखिए, ये फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप को हिंदी में दृश्य रूप कहते हैं और जीनोटाइप को हिंदी में जीन रूप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फिनोटाइप जो होता है किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण को जब बाह्य रूप से प्रकट होता है, बाह्य रूप से जो भी लक्षण आनुवंशिक लक्षण प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के या जीव के आनुवंशिक लक्षण जब बाह्य रूप से जो प्रकट होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और जब जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले या उत्तरदायी जो जीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप।
जीवधारी के अनुवांशिक लक्षणों के उत्तरदायी जीन को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसका संकरण कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। ये FN पेड़ी है, थोड़ा यहाँ सिंपल हम बना रहे हैं समझाने के लिए। फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे कि जब लंबेपन और बौनेपन पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो FN पेड़ी में जो संतान हुए सभी के सभी लंबे थे। कैसे थे, लंबे थे। FN पेड़ी में सभी के सभी लंबे थे, लेकिन कैसे थे, संकर थे। लंबे तो थे लेकिन कैसे थे, संकर थे। लेकिन जब यही F2 पेड़ी हम लोग प्राप्त करते हैं, F2 पेड़ी जब प्राप्त करते हैं तो F2 पेड़ी में देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट कट बनाए हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है, केवल यहाँ पे हमें समझना है कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ठीक है। तो ये F2 पेड़ी जब हम प्राप्त करते हैं तो देखते हैं F2 पेड़ी में कि कुछ शुद्ध रूप में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कुछ संकर प्राप्त होते हैं और कुछ जो होते हैं शुद्ध रूप में बौने प्राप्त होते हैं। तो सोचने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे ये इन तीनों को अगर देखा जाए तो बाह्य रूप से जब हम देख रहे हैं तो ये तीन लंबे दिखाई दे रहे हैं। तीन कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं। F2 पेड़ी में देखेंगे तीन जो संतान ऐसे थे, या ये कहे कि 75% ऐसे संतान थे जो लंबे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो ये फिनोटाइप हो गया। बाह्य रूप से हम लक्षण देख रहे हैं, उनके जीनिक संरचना नहीं देख रहे हैं, उनके जेनेटिक संरचना नहीं देख रहे हैं कि कैसा है। हम बाह्य रूप से उनके लक्षण देख रहे हैं कि तीनों के तीनों या 75% जो भी संतान उत्पन्न हुए सभी के सभी लंबे दिखाई दे रहे थे। और एक जो संतान था वो कैसा दिखाई दे रहा था, बौना दिखाई दे रहा था। एक संतान जो था वो बौना दिखाई दे रहा था। इस प्रकार इनमें फिनोटाइप का जो अनुपात प्राप्त हुआ वो 3:1 के अनुपात प्राप्त हुआ। किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। या यही हम कह सकते हैं कि 75% और 25% के अनुपात में भी प्राप्त हुआ। फिनोटाइप को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 75% जो है वो लंबे प्राप्त हुए और 25% जो है बौने प्राप्त हुए। तो इस प्रकार यह फिनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ, क्योंकि हम बाहर से हम लक्षण को देख रहे हैं कि किस प्रकार दिखाई दे रहा है, उनके जीनी संरचना के आधार पर हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इनके जीनी संरचना के आधार पर हम देख रहे हैं तो देखेंगे कि ये जो है, एक जो है F2 पेड़ी में शुद्ध लंबा है और दो जो है देखेंगे ये संकर है। क्या है, संकर है। और एक जो है वो शुद्ध रूप में बौना है। क्या है, बौना है। यानी जीनोटाइप के आधार पर जब हम देखेंगे तो 1:2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो ये जीनोटाइप का उदाहरण हो गया और ये क्या हुआ, फिनोटाइप का उदाहरण हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी जीव के अनुवांशिक लक्षण को बाह्य रूप से हम जो भी प्रकट होता है, बाह्य रूप से जो भी लक्षण प्रकट होता है या देखते हैं, ठीक है, उन लक्षणों को ही हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अब बाहर से हम लक्षण देख रहे हैं कैसा है, लेकिन अंदर तो उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जीवधारी के उनके अनुवांशिक लक्षण के उत्तरदायी जीन के आधार पर जब लक्षणों को हम देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। तो देखेंगे जब जीन के आधार पर देख रहे हैं तो ये कैपिटल टी, ठीक है, ये शुद्ध लंबा हुआ जीन के आधार पे। और ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों समान है तो ये तो संकर हुए, ठीक है। और ये स्मॉल टी जीन के आधार पर, तो ये क्या, शुद्ध बौना हुआ। इसीलिए जीनोटाइप 1:2:1 हुआ और फिनोटाइप 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का उदाहरण है, ठीक है। तो ये देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है, इस शब्द का प्रयोग W.L. जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग, ठीक है, W. जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया। याद रखेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द किसने दिया, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया, या कहीं कहीं जोहानसन भी लिखा होगा, ठीक है, जोहानसन या जॉनसन।
जॉनसन ने 1909 ईस्वी में इस शब्द को दिया। ठीक है, इस शब्द को जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में दिया। अगला देखेंगे, अगला है समयुग्मजी और दूसरा जो है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, यानी इसी को हम कहते हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस है, इसी को हम समयुग्मजी एंड विषमयुग्मजी कहते हैं। ये समयुग्मजी क्या कहलाता है या होमोजाइगस क्या कहलाता है, देखेंगे। जब किसी जीव के एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए समान प्रकार के जीन अथवा कारक होते हैं, कभी कभी जीन के जगह पर कारक शब्द भी यूज कर देंगे, क्योंकि कारक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया। लेकिन वही जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में जीन शब्द दिया था। इसलिए कहीं कहीं जीन भी कह दे तो कारक ही समझेंगे, या कारक कहे जीन समझेंगे। ठीक है, तो एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए जब समान प्रकार के जीन होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लंबा पौधा है टाल, ठीक है, ड्वार्फ है, ठीक है, तो टाल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए, जब एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए समान प्रकार के जीन होते हैं, जैसे कैपिटल टी, ये समान प्रकार का है कि नहीं, तब ये होमोजाइगस होगा। क्या होगा? होमोजाइगस होगा। या ये ड्वार्फ को ही ले लें, स्मॉल टी समान प्रकार के जीन है, इसलिए ये भी होमोजाइगस होगा। एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए जब समान प्रकार के जीन होते हैं अथवा कारक होते हैं तब उसे होमोजाइगस कहते हैं। और जब एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं अथवा जीन होते हैं तब उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। अर्थात जब एफएन पीढ़ी संतान संकर जो होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये संकर है। क्या है? संकर है, हाइब्रिड कहते हैं। एफएन पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? हेट्रोजाइगस होते हैं। क्या होते हैं? या ये कहें कि जितने भी संकर होते हैं सभी के सभी संकर जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होता है। एक देखिए कैपिटल है तो एक स्मॉल, एक कैपिटल जीन है तो एक स्मॉल जीन के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे कि जब एक ही लक्षण को निर्धारित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं अथवा जीन होते हैं तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द का उपयोग बेटसन और सैंडर्स नामक वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में किया। याद रखेंगे, बेटसन और सैंडर्स, बेटसन और सैंडर्स नामक वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, यानी इस शब्द का उपयोग किसने किया? बेटसन और सैंडर्स। अगला है संकर, संकर तथा संकर। चौथा, ठीक है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? ठीक है, हाइब्रिड क्या है? संकर कहते हैं। देखिए, जब तुलनात्मक स्वरूप वाले लक्षणों के मध्य जब निषेचन क्रिया कराया जाता है, मेल और फीमेल के मध्य निषेचन क्रिया कराया जाता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो भी संतान होते हैं, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले जो भी संतान होते हैं, वो सभी के सभी संतान क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं अथवा हाइब्रिड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संकर अथवा हाइब्रिड कहलाते हैं। एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। जब तुलनात्मक रूपों वाले
जीवों के मध्य नर और मादा के मध्य निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो एफएन पीढ़ी में जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। और इस क्रिया को हम संकरण अथवा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण अथवा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे यहीं पे कैपिटल टी, स्मॉल टी है, ये डार्कनेस के लिए है और ये ड्वार्फ के लिए है, ठीक है। इनके मध्य जब संकरण कराया जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एफएन पीढ़ी प्राप्त होती है। एफएन पीढ़ी में जब जितने संतान होते हैं सभी के सभी संकर होते हैं। क्या होते हैं, संकर होते हैं। संकर का वास्तव में देखा जाए तो तात्पर्य होगा कि दो या दो से अधिक लक्षणों, दो या दो से अधिक आपस में मिली हुई लक्षणों युक्त जीव, ठीक है, जिसमें भिन्न भिन्न लक्षण वाले कारक पाए जाते हैं अथवा जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये संकर कहलाता है। क्या है, संकर है या हाइब्रिड है, क्या है, हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है संकेतक्षरों का उपयोग। संकेतक्षरों का उपयोग या ये भी कह सकते हैं सिंबोलाइजेशन। ये क्या होता है, संकेतक्षरों का उपयोग। देखिए मेंडल ने जो भी प्रयोग किया अपने प्रयोग में अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल लेटरों का प्रयोग किया। जो लक्षण प्रभावी थे, डोमिनेंस थे, उन लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए जो भी कारक थे उनको प्रदर्शित करने के लिए अथवा इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया। जैसे लंबेपन के लिए जो कारक थे उनको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। बौनेपन के लिए जो कारक थे, बौनेपन लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक थे उन्हें स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। उसी प्रकार लाल पुष्प वाले जो थे, लाल पुष्प वाले जो उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित किया। लेकिन वही सफ़ेद पुष्प वाले जो मटर के पौधे थे उनको प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल आर से प्रदर्शित किया, ठीक है। जैसे लाल जो रेड लिख दिया, रेड पुष्प के लिए कैपिटल आर किया और व्हाइट के लिए स्मॉल आर से प्रदर्शित, ठीक है। इसी प्रकार यानी इसमें देखा जाए तो जो भी संकेत अक्षर हैं उनमें कैपिटल और स्मॉल का ही ज़्यादातर उपयोग किया गया है। प्रभावी के लिए कैपिटल और अप्रभावी के लिए क्या किया है, स्मॉल लेटर में किया है, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए पी सब कैपिटल लेटर का उपयोग किया है। जो भी पेरेंट्स हैं उनको पी से डिनोट किया है, किससे, पी से डिनोट किया है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और प्रथम पीढ़ी के लिए FN और सेकेंड पीढ़ी के लिए F2 और थर्ड पीढ़ी के लिए F3। अगर फोर्थ पीढ़ी प्राप्त किया जाए तो उसको F4 इस प्रकार डिनोट किया। यानी इसमें अंग्रेजी के जो भी कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं उन्हीं लेटरों का उपयोग किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मेंडल के जो भी नियम हैं उन नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। आप लोग इसे समझें बढ़िया से और इसको नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें, ठीक है।